मुंबई की सड़कों पर मूसलाधार बारिश हो रही थी और ठंडी हवाएं अनन्या के शरीर को चीरती हुई निकल रही थीं। वह अपने छोटे से सूटकेस के साथ उस विशाल हवेली के बाहर खड़ी थी, जिसे वह कल तक अपना घर मानती थी। उसकी सौतेली माँ ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया था और भारी लोहे के दरवाजे उसके चेहरे पर निर्दयता से बंद कर दिए गए थे। अनन्या के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी और उसकी आंखों से बहते आंसू बारिश की बूंदों के साथ मिलकर उसके टूटे हुए अस्तित्व की कहानी सुना रहे थे। वह जानती थी कि उसके पिता की रहस्यमय मृत्यु के बाद सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी बेरहमी से बेदखल कर दिया जाएगा। अनन्या के गीले कपड़े उसके शरीर से चिपक गए थे और कड़कड़ाती ठंड के कारण उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसने मदद के लिए चारों ओर देखा, लेकिन सुनसान सड़क पर केवल अंधेरा और बारिश का शोर ही सुनाई दे रहा था। उसके दिमाग में केवल एक ही विचार चल रहा था कि वह इस तूफानी रात में जीवित रहने के लिए अब कहाँ शरण ले पाएगी। तभी दूर से दो चमकदार हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई अनन्या की ओर बहुत तेजी से बढ़ती दिखाई दीं। अनन्या ने बिना सोचे समझे अपनी हताशा में अपना हाथ हवा में लहराया। उसे लगा कि शायद यह कोई टैक्सी है जो उसे इस नर्क से दूर ले जा सकती है। एक लंबी, काली और बेहद शानदार रोल्स रॉयस कार उसके पास आकर धीमी हुई और बिना किसी आवाज के उसके बिल्कुल सामने रुक गई। अनन्या ने बिना अंदर झांके पिछला दरवाजा खोला और अपनी पूरी ताकत लगाकर अंदर घुस गई। बस बारिश से बचने की कोशिश में वह जोर जोर से हाँफ रही थी। कार के अंदर का माहौल बाहर के तूफान की तुलना में बिल्कुल अलग था। यहाँ हल्की चंदन की खुशबू और गर्म हवा का आरामदायक एहसास था। अनन्या अपनी आंखें बंद करके अपनी सांसें वापस पाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसने महसूस किया कि वह कार के पिछले हिस्से में अकेली नहीं है। उसके बगल में कोई बैठा था, जिसकी मौजूदगी से हवा में एक अजीब सा खिंचाव और भारीपन महसूस हो रहा था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और एक गहरी परछाई देखी, जो उसे अंधेरे में बहुत ही शांत और गंभीर मुद्रा में देख रही थी। उस व्यक्ति का चेहरा कार की हल्की डैशबोर्ड लाइट में आधा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें किसी शिकारी की तरह तेज और रहस्यमयी थीं। अनन्या को अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने एक बेहद निजी और महंगी कार को टैक्सी समझने की भारी भूल कर दी है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और वह तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी एक भारी और मखमली आवाज ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। उस आवाज में एक ऐसा अधिकार था जिसे कोई भी व्यक्ति चाहकर भी आसानी से अनसुना नहीं कर सकता था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और तुम इस हालत में कहीं भी नहीं जा सकती हो। चुपचाप बैठी रहो, उस अजनबी ने शांति से कहा। अनन्या ने उसकी ओर देखा। वह व्यक्ति काले रंग के महंगे सूट में था और उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वह इसी पल का सालों से इंतजार कर रहा हो। अनन्या ने घबराते हुए माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सोचा यह एक टैक्सी है। मैं अभी उतर जाती हूँ। लेकिन कार पहले ही रफ्तार पकड़ चुकी थी और ड्राइवर ने सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम को सक्रिय कर दिया था। अनन्या ने खिड़की के बाहर देखा। हवेली बहुत पीछे छूट चुकी थी और कार अंधेरी सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी। उसने बगल में बैठे व्यक्ति की ओर फिर से देखा, जिसका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली और डरावना लग रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह व्यक्ति उसे कहाँ ले जा रहा है और उसने उसे कार से उतरने क्यों नहीं दिया। उस अजनबी ने एक रेशमी रुमाल अनन्या की ओर बढ़ाया और बिना उसकी ओर देखे आदेश दिया कि वह अपने चेहरे पर जमी धूल और पानी को तुरंत साफ कर ले। मेरा नाम विक्रम रायचंद है और तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला हूं, उसने बहुत ही ठंडे स्वर में कहा। अनन्या का नाम सुनकर चौंक जाना स्वाभाविक था, क्योंकि विक्रम रायचंद भारत के सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी अरबपतियों में से एक थे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इस तरह से शहर के सबसे ताकतवर इंसान की कार में बैठी होगी। विक्रम ने ड्राइवर को निर्देश दिया कि वह सीधे रायचंद एस्टेट की ओर चले।
जो शहर के सबसे पॉश इलाके में स्थित था। अनन्या ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप मुझे अपने साथ क्यों ले जा रहे हैं? आप मुझे नहीं जानते और न ही मेरा आपसे कोई रिश्ता है। विक्रम के होठों पर एक बहुत ही सूक्ष्म और रहस्यमयी मुस्कान उभरी, जिसे अनन्या पूरी तरह से समझ नहीं पाई। उसने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, शायद तुम मुझे नहीं जानती अनन्या, लेकिन मैं तुम्हें पिछले 10 सालों से बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। यह सुनकर अनन्या के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक अरबपति उसे 10 साल से कैसे जान सकता है। उसकी यादों में ऐसा कोई भी चेहरा नहीं था जो विक्रम रायचंद से मिलता जुलता हो। फिर भी उस व्यक्ति का दावा बहुत ही ठोस और गहरा लग रहा था। अनन्या को याद आया कि 10 साल पहले वह केवल एक स्कूल जाने वाली लड़की थी, जिसका जीवन खुशियों से भरा हुआ था। विक्रम ने उसकी उलझन को भांप लिया और कहा कि समय आने पर उसे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। फिलहाल उसकी प्राथमिकता अनन्या को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना और उसे इस भयानक ठंड से राहत दिलाना था, क्योंकि वह लगातार कांप रही थी। कार अब एक विशाल गेट के अंदर प्रवेश कर रही थी, जहां सुरक्षा गार्डों की एक पूरी फौज तैनात थी और उन्होंने झुककर सम्मान दिया। जैसे ही कार रुकी, नौकरों की एक कतार छाते लेकर खड़ी हो गई ताकि अनन्या और विक्रम को एक बूंद भी बारिश न लगे। विक्रम कार से बाहर निकला और उसने अपना हाथ अनन्या की ओर बढ़ाया, जैसे वह किसी राजकुमारी का स्वागत कर रहा हो। अनन्या ने झिझकते हुए उसका हाथ पकड़ा। उसकी हथेलियां गर्म और मजबूत थीं, जिससे अनन्या को एक अजीब सी सुरक्षा का एहसास होने लगा। अंदर का नजारा किसी महल से कम नहीं था। ऊंची छतें, झूमर और दीवारों पर लगी महंगी पेंटिंग्स विक्रम की अपार संपत्ति की गवाही दे रही थीं। विक्रम ने अपनी निजी सहायिका को बुलाया और आदेश दिया कि अनन्या को सबसे अच्छे मेहमान कक्ष में ले जाया जाए और उसे सूखे कपड़े दिए जाएं। अनन्या अभी भी सदमे में थी। वह बस एक मशीन की तरह सहायिका के पीछे पीछे चलने लगी। उसका दिमाग विक्रम के शब्दों पर अटका हुआ था। 10 साल का इंतजार, यह बात उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी और वह इसका अर्थ समझना चाहती थी। जब वह कमरे में पहुंची तो वहां की विलासिता देखकर वह दंग रह गई। बिस्तर पर रेशमी चादरें थीं और खिड़की से समुद्र का नजारा दिखता था। उसने गर्म पानी से स्नान किया और सहायिका द्वारा दिए गए मुलायम कपड़े पहने, जिससे उसके शरीर की अकड़न धीरे धीरे कम होने लगी। कमरे के आईने में खुद को देखते हुए उसने सोचा कि कैसे एक ही रात में उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया है। वह एक बेघर अनाथ से अचानक एक आलीशान महल की मेहमान बन गई थी, लेकिन यह सब उसे एक सुंदर सपने जैसा लग रहा था। थोड़ी देर बाद सहायिका ने उसे सूचित किया कि श्री रायचंद रात के खाने पर उसका इंतजार कर रहे हैं और उसे नीचे डाइनिंग हॉल में आना चाहिए। अनन्या ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। उसे विक्रम से कई सवाल पूछने थे और अपनी स्थिति स्पष्ट करनी थी। वह नीचे पहुंची, जहां एक लंबी मेज पर तरह तरह के व्यंजन सजे हुए थे और विक्रम मेज के एक छोर पर बैठा कुछ कागजात देख रहा था। उसे देखते ही उसने कागजात एक तरफ रख दिए और उसे अपने पहुंची की एक तरफ किए सामने बैठने का इशारा किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। खाने के दौरान विक्रम ने बहुत ही कम बात की। वह बस अनन्या को ध्यान से देख रहा था, जैसे वह कोई कीमती वस्तु हो जिसे उसने खो दिया था। अनन्या को उसकी निगाहों से असहजता हो रही थी, लेकिन वह उसकी गरिमा और व्यक्तित्व के प्रभाव से पूरी तरह दबी हुई महसूस कर रही थी। जब खाना खत्म हुआ तो अनन्या ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और पूछा कि वह उसे 10 सालों से कैसे जानता है। विक्रम ने अपना वाइन का गिलास नीचे रखा और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा कि वह उस दिन को कभी नहीं भूल सकता। 10 साल पहले तुमने एक भूखे और बेसहारा लड़के को अपना टिफिन दिया था और उसे आगे बढ़ने का हौसला दिया था। क्या तुम्हें वह याद है? विक्रम ने बहुत ही भावुक स्वर में पूछा। अनन्या की यादों में एक धुंधली सी तस्वीर उभरने लगी, जब उसने अपने स्कूल के बाहर एक गरीब लड़के की मदद की थी जो सड़क पर सो रहा था। उस लड़के की आंखों में भी वही आग और दृढ़ संकल्प था
जो आज विक्रम रायचंद की आंखों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। वह हैरान थी कि वह मामूली सा लड़का आज इस साम्राज्य का बेताज बादशाह बन चुका है। विक्रम ने आगे बताया कि उस दिन अनन्या की दयालुता ने ही उसे दुनिया से लड़ने और अपनी तकदीर खुद लिखने की ताकत दी थी। उसने खुद से वादा किया था कि एक दिन वह इतना काबिल बनेगा कि अनन्या को हर खुशी दे सके और उसकी रक्षा कर सके। वह पिछले कई सालों से अनन्या के हर कदम पर नजर रख रहा था, लेकिन उसने कभी उसके सामने आने की हिम्मत नहीं की थी। आज जब उसने अनन्या को उस घर से बाहर निकलते देखा तो उसे लगा कि अब उसके सामने आने का सही समय आ गया है। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी एक छोटी सी मदद ने किसी के जीवन को इस कदर प्रभावित किया होगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह लड़का उसे इतनी गहराई से याद रखेगा और उसके लिए 10 साल तक इंतजार करेगा। लेकिन साथ ही उसे यह भी महसूस हुआ कि विक्रम की यह सुरक्षा और प्यार कहीं न कहीं उसकी आज़ादी को छीन सकता है। वह एक स्वतंत्र महिला थी और उसे अपनी लड़ाई खुद लड़ने की आदत थी, भले ही उसके पास आज कुछ भी नहीं बचा था। मैं आपकी आभारी हूँ, विक्रम, लेकिन मैं यहाँ इस तरह से नहीं रह सकती। मुझे अपना रास्ता खुद बनाना होगा, अनन्या ने दृढ़ता से कहा। विक्रम ने उसकी बात सुनी और शांत रहा। वह जानता था कि अनन्या बहुत स्वाभिमानी है और उसे आसानी से मनाया नहीं जा सकता। उसने उसे चुनौती दी कि वह अपनी प्रतिभा का उपयोग उसके साथ काम करके करे, न कि किसी और के रहमो क्रम पर जिए। उसने अनन्या को एक वरिष्ठ आर्किटेक्ट का पद प्रस्तावित किया, जो उसके करियर के लिए एक बहुत बड़ा अवसर साबित हो सकता था। अनन्या ने इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए समय मांगा, क्योंकि उसे अपनी सौतेली मां से अपनी विरासत वापस लेने की योजना भी बनानी थी। विक्रम ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसके हर फैसले में उसका साथ देगा, चाहे वह कानूनी लड़ाई हो या उसकी निजी सुरक्षा का मामला हो। उस रात अनन्या को नींद नहीं आई। वह खिड़की के पास खड़ी होकर बारिश को देखती रही और अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचती रही। उसे एहसास हुआ कि यह अंत नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी शुरुआत है, जिसमें बदला और न्याय दोनों शामिल होने वाले थे। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई, तो अनन्या ने महसूस किया कि अब वह कमजोर लड़की नहीं रही जिसे कोई भी घर से निकाल सकता था। उसके पास अब एक शक्तिशाली सहयोगी था और उसके अंदर अपने पिता का नाम रोशन करने की एक नई जिद पैदा हो गई थी। वह नीचे गई और विक्रम को बताया कि वह उसका प्रस्ताव स्वीकार करती है, लेकिन केवल अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ेगी। विक्रम ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। वह जानता था कि अनन्या का असली सफर तो अब शुरू होने जा रहा है, जिसमें वह उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। सुबह की सुनहरी किरणें खिड़की के भारी और रेशमी पर्दों के बीच से छनकर अनन्या की थकी हुई आंखों पर गिरने लगीं। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और चारों ओर के माहौल को देखकर कुछ पलों के लिए पूरी तरह से दंग रह गई। वह एक बहुत ही विशाल और आलीशान बिस्तर पर लेटी हुई थी, जिसकी मखमली चादरें उसे किसी रानी जैसा एहसास करा रही थीं। कमरे की ऊंची छत और उन पर की गई बारीक नक्काशी ने उसे यह एहसास दिलाया कि वह अब किसी साधारण जगह पर नहीं है। पिछली रात की मूसलाधार बारिश और अपनी सौतेली माँ का वह क्रूर चेहरा अनन्या के दिमाग में एक डरावने सपने की तरह घूमने लगा। उसे याद आया कि कैसे उसे अपने ही घर से अपमानित करके निकाल दिया गया था और वह सड़क पर बिल्कुल अकेली खड़ी रो रही थी। तभी उसमें है सालिंग और अपने होकर रहस्यमयी काली कार का दरवाजा खुला था और उसकी मुलाकात विक्रम रायचंद से हुई थी, जिसने उसे इस भव्यता के बीच पहुंचा दिया था। उसके दिल में अभी भी एक अजीब सा डर और अनिश्चितता थी कि आखिर क्या होने वाला है। बिस्तर से उठकर अनन्या कमरे की विशाल बालकनी की ओर बढ़ी, जहां से अरब सागर का एक अद्भुत और लुभावना नजारा साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। ताज़ी समुद्री हवा ने उसके चेहरे को छुआ, जिससे उसे अपनी मानसिक थकान और भारीपन से थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन उसका मन अब भी अशांत था। रायचंद एस्टेट का विस्तार इतना बड़ा था कि वह जहां तक देख सकती थी, केवल हरियाली और आधुनिक सुरक्षा उपकरणों से लैस दीवारें ही नजर आती थीं।
उसने महसूस किया कि यहाँ की शांति में भी एक प्रकार का अधिकार छुपा हुआ है। तभी कमरे के दरवाजे पर एक बहुत ही धीमी और औपचारिक दस्तक हुई, जिसने अनन्या का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और वह तुरंत मुड़कर खड़ी हो गई। एक मध्यम आयु वर्ग की महिला, जो संभवतः मुख्य परिचारिका थी, बहुत ही शालीनता और सम्मान के साथ कमरे के अंदर दाखिल हुई और उसने झुककर अभिवादन किया। उसने अनन्या को बताया कि उसका नाम मीरा है और वह यहाँ उस व्यावसायिकता थी जो रायचंद परिवार के कड़े अनुशासन को दर्शाती थी। मीरा ने पास की एक बड़ी अलमारी खोली, जिसमें बेहतरीन डिजाइनरों के कपड़े करीने से सजे हुए थे और वे अनन्या की पसंद के लग रहे थे। अनन्या यह देखकर हैरान थी कि उन कपड़ों का नाप उसके शरीर के बिल्कुल अनुकूल था, जैसे वे केवल उसी के लिए विशेष रूप से बनाए गए हों। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विक्रम को उसके बारे में इतनी सटीक जानकारी कैसे मिली, जो उसकी उलझन को और गहरा कर रही थी। उसने एक सुंदर पेस्टल रंग का सूट चुना, जो उसकी सादगी और गरिमापूर्ण छवि को पूरी तरह निखार रहा था। तैयार होने के बाद मीरा उसे नीचे के बड़े हॉल की ओर ले गई, जहां की दीवारों पर दुनिया भर की दुर्लभ और महंगी कलाकृतियां सजी हुई थीं। रास्ते में उसने देखा कि हर कोने पर सुरक्षा गार्ड तैनात थे, जो बिना किसी हलचल के अपनी ड्यूटी कर रहे थे, जिससे उस घर में अनुशासन का एहसास हो रहा था। अनन्या को यह महसूस हुआ कि विक्रम का साम्राज्य केवल धन पर नहीं, बल्कि अटूट नियंत्रण और सटीकता की नींव पर खड़ा है। हर कदम पर उसे विक्रम की उस अदृश्य शक्ति का आभास हो रहा था, जिसने उसे कल रात बचाया था। वह एक बड़े डाइनिंग टेरेस पर पहुंची, जहां विक्रम पहले से ही बैठा एक टैबलेट पर कुछ महत्वपूर्ण व्यावसायिक आंकड़ों और खबरों का विश्लेषण कर रहा था। सुबह की ताज़ी रोशनी में वह और भी अधिक प्रभावशाली और शांत लग रहा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता थी जो अनुभवों से आती है। अनन्या को देखते ही उसने अपनी डिवाइस को एक तरफ रख दिया और अपनी कुर्सी से उठकर बहुत ही शिष्टता के साथ उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा। उसकी आंखों में वही पुरानी गहराई थी जिसे अनन्या कल रात भी महसूस कर चुकी थी। सुप्रभात अनन्या, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी रात सुकून से बीती होगी और अब तुम पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रही होगी, विक्रम ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा। अनन्या ने केवल सिर हिलाकर अपनी सहमति दी, क्योंकि उसके पास अभी कहने के लिए शब्द नहीं थे। वह बस उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व को महसूस कर रही थी। विक्रम ने उसे नाश्ते की मेज पर बैठने का इशारा किया, जहां लजीज व्यंजन बहुत ही करीने से परोसे गए थे, लेकिन अनन्या की भूख तो जैसे कहीं गायब ही हो गई थी। वह बस अपना भविष्य जानना चाहती थी। विक्रम ने उसकी खामोशी को भांप लिया और बहुत ही सहजता से बात शुरू की। उसने अनन्या से उसके जुनून के बारे में कई सवाल पूछे। अनन्या को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि विक्रम को उसके शैक्षणिक रिकॉर्ड और प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बहुत कुछ पता था। उसने महसूस किया कि विक्रम ने उसे केवल कल रात ही नहीं ढूंढा था, बल्कि वह कई सालों से उसके जीवन की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए था। यह एहसास उसे सुरक्षा देने के साथ साथ थोड़ा डरा भी रहा था, क्योंकि वह किसी की निगरानी में रहने की आदी नहीं थी। विक्रम जी, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मेरी मदद की, लेकिन मैं इस तरह से किसी के एहसान के बोझ तले दबकर नहीं रह सकती, अनन्या ने दृढ़ता से कहा। विक्रम के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई और उसने अपनी कॉफी का घूंट लेते हुए उसकी ओर बहुत ही सम्मानजनक निगाहों से देखा। उसने कहा कि वह उसे यहाँ कैद करने के लिए नहीं, बल्कि उसे अपनी असली ताकत पहचानने और अपना हक वापस पाने के लिए लाया है। विक्रम का मानना था कि अनन्या को दुनिया के सामने अपनी योग्यता साबित करनी चाहिए। अनन्या ने उससे अपनी सौतेली मां के व्यवहार और अपने पिता की संपत्ति के बारे में बात की, जिसे धोखे से हड़प लिया गया था। विक्रम ने उसे आश्वासन दिया कि रायचंद ग्रुप की कानूनी टीम इस मामले की जांच करेगी और वह हर उस व्यक्ति को सजा दिलवाएगा जिसने उसे दुखाया है। उसकी आवाज में एक ऐसी कठोरता थी जिसे सुनकर अनन्या को समझ आ गया कि विक्रम अपने दुश्मनों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। उसने महसूस किया कि विक्रम के पास न केवल पैसा है, बल्कि वह सत्ता को भी नियंत्रित करता है।
नाश्ते के बाद विक्रम उसे अपने निजी पुस्तकालय में ले गया, जहां हजारों की संख्या में पुरानी और दुर्लभ किताबें बहुत ही सलीके से रखी हुई थीं। उसने अनन्या को एक फाइल सौंपी जिसमें रायचंद ग्रुप के एक नए और बहुत बड़े प्रोजेक्ट दी स्काईलाइन के बारे में विस्तृत जानकारी शामिल थी। विक्रम चाहता था कि अनन्या इस प्रोजेक्ट की मुख्य आर्किटेक्ट बने और अपनी नई डिजाइनिंग तकनीकों का उपयोग करके इसे आधुनिक इमारत में बदल दे। उसने साफ किया कि यह कोई दान नहीं है, बल्कि उसकी प्रतिभा को मिलने वाली एक जिम्मेदारी है। अनन्या ने प्रोजेक्ट की बारीकियों को देखा और उसकी पेशेवर आंखों में एक नई चमक पैदा हो गई, क्योंकि यह उसके सपनों के प्रोजेक्ट जैसा ही था। उसे लगा कि यह उसके लिए अपनी पहचान बनाने और अपने पैरों पर खड़े होने का सबसे अच्छा और सम्मानजनक तरीका है। उसने विक्रम की ओर देखा और उसकी शर्तों को स्वीकार कर लिया, लेकिन इस शर्त के साथ कि वह अपने काम के लिए उचित वेतन लेगी। विक्रम ने उसकी इस आत्मनिर्भरता की सराहना की और उसके साथ हाथ मिलाकर इस नए पेशेवर सफर की आधिकारिक शुरुआत की। दोपहर के समय विक्रम को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक के लिए अपने कार्यालय जाना पड़ा, लेकिन जाने से पहले उसने अनन्या को आज़ादी दी। उसने अनन्या को अपना निजी नंबर दिया और कहा कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वह बिना किसी झिझके उसे तुरंत कॉल कर सकती है। अनन्या ने उसे जाते हुए देखा और महसूस किया कि अब उसकी जिंदगी में डर की कोई जगह नहीं बची है, क्योंकि उसके पीछे एक पहाड़ जैसी ताकत खड़ी है। उसने खुद से वादा किया कि वो इस मौके का पूरा फायदा उठाएगी। जब वह एस्टेट के बगीचे में टहल रही थी तो उसने देखा कि सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उसे समझ में आया कि विक्रम ने इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ खोया होगा और शायद इसीलिए वह इतना अकेला व्यक्ति बन गया है। वह उस 10 साल पुराने लड़के की तस्वीर को फिर से अपनी यादों में टटोलने लगी, जो आज इतना शक्तिशाली अरबपति था। अनन्या के मन में विक्रम के प्रति सम्मान की भावना बढ़ने लगी थी, क्योंकि उसने अपने वादे को याद रखा था। शाम होते होते अनन्या ने प्रोजेक्ट द स्काईलाइन पर अपना प्रारंभिक काम शुरू कर दिया था और वह अपने डिजाइनों में पूरी तरह से खो गई थी। उसने महसूस किया कि काम ही वह एकमात्र जरिया है जिससे वह अपने गमों को भुला सकती है और अपनी प्रोजेक्ट काम ही वह सौतेली माँ को करारा जवाब दे सकती है। विक्रम के घर की सुख सुविधाओं ने उसे एक मानसिक शांति दी थी जो उसे पिछले कई महीनों से कभी महसूस नहीं हुई थी। उसे अब इस बात का पूरा भरोसा था कि वह जल्द ही अपनी विरासत को वापस पालेगी। अचानक उसके फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। जब उसने उठाया तो दूसरी तरफ उसकी सौतेली माँ की नफरत भरी आवाज सुनाई दी। उसकी माँ ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने वापस आने की कोशिश की तो वह उसका अंजाम बहुत ही बुरा और डरावना कर देगी। अनन्या ने बिना डरे बहुत ही शांति से जवाब दिया कि अब वह अकेली कान से ही आ देख सकती है, नहीं है, और बहुत जल्द वह अपना घर वापस लेने आ रही है। उसने फोन काट दिया और उसकी आंखों में अब डर के बजाय बदले की एक बहुत ठंडी आग जल रही थी। विक्रम जब रात को वापस लौटा तो उसने अनन्या के चेहरे पर आए उस बदलाव को तुरंत पहचान लिया और उसने उससे परेशानी का कारण पूछा। अनन्या ने उसे अपनी सौतेली माँ के फोन के बारे में बताया और कहा कि वह अब और इंतजार नहीं करना चाहती और कार्यवाही शुरू करना चाहती है। विक्रम ने उसकी बात को गंभीरता से सुना और अपनी कानूनी टीम को तुरंत निर्देश दिए कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार करें। उसने अनन्या का हाथ थाम लिया और दृढ़ स्वर में कहा कि उसे अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अनन्या, मैंने 10 साल तक केवल इस दिन का इंतजार किया है कि मैं तुम्हें वह सब दे सकूं जिसकी तुम हकदार हो, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज में जो गहराई और सच्चाई थी, उसने अनन्या के दिल को भीतर तक छू लिया और उसे एहसास कराया कि विक्रम का प्यार अटूट है। वह अब समझ गई थी कि विक्रम के लिए वह केवल एक पुरानी याद नहीं थी, बल्कि उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थी। उन दोनों के बीच एक अनकहा सा रिश्ता अब धीरे धीरे और भी मजबूत होने लगा था। रात की खामोशी में रायचंद एस्टेट की लाइटें चमक रही थीं और अनन्या अपनी बालकनी से शहर की ओर देख रही थी, जहां की हलचल उसे डरा नहीं रही थी। उसे पता था कि कल से उसकी एक नई लड़ाई शुरू होगी।
जिसमें उसे न केवल आर्किटेक्ट बल्कि एक वारिस के रूप में खुद को साबित करना है। विक्रम रायचंद की छाया में वह खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी, लेकिन उसे अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी बनाए रखना था। यह सफर कठिन था, लेकिन अनन्या का संकल्प और विक्रम की शक्ति अब इतिहास रचने को तैयार थे। विक्रम के विशाल पुस्तकालय की शांति अब और भी गहरी हो गई थी, क्योंकि हवा में पुरानी यादों की एक हल्की सी महक तैर रही थी। अनन्या एक पुरानी तस्वीर को देख रही थी, जिसे विक्रम ने बहुत ही संभाल कर रखा था, और वह उसके बचपन की थी। वह उस समय की थी जब वह अखानू ने बदा केवल एक छोटी बच्ची थी और अपने स्कूल के बाहर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसे आश्चर्य हुआ कि विक्रम के पास उसके बचपन की यह दुर्लभ तस्वीर कैसे आई और वह इतने सालों तक सुरक्षित कैसे रही। विक्रम उसकी जिज्ञासा को देख रहा था और उसके चेहरे पर एक बहुत ही गंभीर भाव छाया हुआ था। मुझे याद है वह काली रात जब मुंबई की सड़कों पर मेरा कोई वजूद नहीं था और मैं भूख से दम तोड़ रहा था, विक्रम ने धीरे से कहना शुरू किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी, जैसे वह उस पुराने दर्द को आज भी अपने सीने में महसूस कर रहा हो। अनन्या ने उसकी बातों को बहुत ही गौर से सुना। उसका दिल उस अजनबी लड़के के लिए धड़क रहा था जिसे वह कभी जानती थी। विक्रम ने बताया कि कैसे अनन्या ने बिना किसी भेदभाव के उसे अपना कीमती खाना दिया था और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी थी। उस दिन की यादें अनन्या के दिमाग में धुंधली परतों की तरह खुलने लगीं और उसे वह छोटा सा लड़का याद आने लगा। वह लड़का जो फटे कपड़ों में था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो हार मानने को तैयार नहीं थी। अनन्या ने उसे केवल एक टिफिन दिया था, लेकिन विक्रम के लिए वह एक नई जिंदगी की शुरुआत जैसा अनमोल उपहार था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक मामूली सी दिखने वाली दयालुता किसी इंसान की तकदीर को इस कदर बदल सकती है। विक्रम ने उस दिन से ही अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य अनन्या को फिर से पाना बना लिया था। विक्रम ने आगे बताया कि उसने पिछले 10 साल कैसे बिताए और किस तरह उसने शून्य से शुरुआत करके यह विशाल साम्राज्य खड़ा किया। उसने दिन रात मेहनत की, कई रातें बिना सोए गुजारी और हर उस चुनौती को स्वीकार किया जो उसके रास्ते में आई थी। उसका केवल एक ही मकसद था कि वह इतना शक्तिशाली बने कि अनन्या को कभी किसी के आगे झुकना न पड़े। अनन्या यह सुनकर स्तब्ध रह गई कि कोई व्यक्ति किसी के लिए इतनी लंबी प्रतीक्षा और इतना बड़ा बलिदान कैसे कर सकता है। उसके मन में विक्रम के प्रति सम्मान और भी बढ़ गया। लेकिन विक्रम, मैं वह पुरानी अनन्या नहीं रही। अब मेरे जीवन में बहुत सारी कड़वाहट और संघर्ष भर चुका है, उसने उदासी से कहा। विक्रम ने उसकी ओर कदम बढ़ाया और उसका हाथ बहुत ही कोमलता से अपने हाथों में ले लिया, जिससे अनन्या को सुकून मिला। उसने कहा कि वह अनन्या के हर संघर्ष को जानता है और वह उसे फिर से वही खुशमिजाज लड़की बनाना चाहता है। अनन्या को महसूस हुआ कि विक्रम की आंखों में जो सच्चाई है वह किसी भी महंगे गहने या दौलत से कहीं ज्यादा कीमती और सच्ची है। अनन्या ने विक्रम को स्पष्ट कर दिया कि वह केवल उसकी छाया बनकर इस आलीशान महल में कैद होकर नहीं रहना चाहती है। उसे अपनी सौतेली माँ से अपने पिता का अपमान का बदला लेना था और अपनी छिनी हुई पहचान को वापस पाना था। वह चाहती थी कि समाज उसे एक सफल आर्किटेक्ट के रूप में जाने, न कि केवल विक्रम रायचंद की किसी विशेष कृपा पात्र के रूप में। विक्रम ने उसकी इस आत्मनिर्भरता को सराहा और उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी हर लड़ाई में उसके साथ एक ढाल बनकर खड़ा रहेगा। अगले कुछ घंटों तक उन्होंने उन कानूनी दस्तावेजों पर चर्चा की जो अनन्या की सौतेली माँ ने धोखे से पिता से हस्ताक्षर करवा लिए थे। विक्रम की टीम ने पहले ही काफी जानकारी जुटा ली थी, जिससे पता चला कि इसमें बहुत बड़े वित्तीय घोटाले शामिल थे। अनन्या को यह जानकर गहरा दुख हुआ कि जिसे वह अपना परिवार मानती थी, वे लोग उसके पिता की जान के दुश्मन बने हुए थे। उसकी आंखों में अब आंसुओं की जगह प्रतिशोध की एक ठंडी और स्थिर ज्वाला साफ तौर पर चमकने लगी थी। विक्रम ने उसे रायचंद ग्रुप के मुख्यालय चलने का निमंत्रण दिया ताकि वह द स्काईलाइन प्रोजेक्ट की अपनी टीम से मिल सके। अनन्या ने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और खुद को एक पेशेवर आर्किटेक्ट के रूप में तैयार करने का फैसला किया। उसने महसूस किया कि काम ही वह हथियार है जिससे वह अपने
दुश्मनों को सबसे करारा और प्रभावी जवाब दे सकती है। विक्रम ने उसे अपनी पसंद की एक कार और ड्राइवर देने की पेशकश की, लेकिन अनन्या ने विनम्रता से केवल अपनी प्रतिभा पर भरोसा किया। जब वे कार्यालय पहुंचे तो वहां का माहौल बहुत ही पेशेवर और अत्यधिक व्यस्त था, जहां हर कोई अपने काम में पूरी तरह से लीन था। विक्रम का वहां होना ही अपने आप में एक बड़ी घटना थी, क्योंकि वह बहुत कम ही सार्वजनिक रूप से दिखाई देता था। अनन्या ने देखा कि कैसे विक्रम के एक इशारे पर बड़े बड़े अधिकारी और मैनेजर पूरी निष्ठा के साथ उनके सामने खड़े हो जाते थे। यह उसके प्रभाव का जीता जागता सबूत था, जिसे उसने अपनी मेहनत और बादले था दूरदर्शिता के दम पर पिछले सालों में हासिल किया था। अनन्या को प्रोजेक्ट के मुख्य डिजाइन रूम में ले जाया गया, जहां बड़े बड़े ब्लूप्रिंट्स और आधुनिक डिजिटल मॉडल्स मेजों पर फैले हुए थे। वहां के वरिष्ठ इंजीनियरों ने पहले तो उसे एक साधारण लड़की समझा, लेकिन जब उसने तकनीकी बारीकियों पर बात की तो वे दंग रह गए। अनन्या ने संरचनात्मक दोषों को पकड़ने और उनमें सुधार करने की अपनी अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन किया, जिससे सभी का नजरिया बदल गया। विक्रम दूर खड़ा यह सब देख रहा था और उसके चेहरे पर गर्व की एक बहुत ही सात्विक मुस्कान खेल रही थी। शाम को काम खत्म करने के बाद विक्रम और अनन्या समुद्र के किनारे एक शांत जगह पर बैठे और भविष्य की योजनाओं पर बात की। अनन्या को लगा कि विक्रम के साथ बिताया गया हर पल उसे एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास दे रहा है, जो उसके लिए बहुत जरूरी था। विक्रम ने उसे बताया कि उसकी सौतेली माँ अब घबराने लगी है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि अनन्या सुरक्षित है। उन्हें अब बहुत ही संभलकर और रणनीतिक तरीके से अपना अगला कदम उठाना था, ताकि कोई गलती न होने पाए। तुम्हें क्या लगता है विक्रम, क्या हम उन लोगों को कभी उनके किए की सजा दिला पाएंगे? अनन्या ने समुद्र की लहरों को देखते हुए पूछा। विक्रम ने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया कि न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन अंधेरा कभी भी उजाले को रोक नहीं सकता। उसने वादा किया कि वह की लाश की आत्मविश्वास के साथ मिलेगी, अनन्या के पिता की विरासत को फिर से बहाल करेगा और उन अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाएगा। अनन्या को विक्रम की बातों पर पूरा भरोसा था, क्योंकि उसने उसकी आंखों में वह अडिग संकल्प और ईमानदारी देखी थी। उस रात जब अनन्या वापस अपने कमरे में आई तो उसने महसूस किया कि वह डरी हुई लड़की नहीं रही जो कल रात थी। उसके पास अब एक विजन था, एक मकसद था, और दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक का अटूट साथ था। उसने अपने पिता की तस्वीर को चूमा और मन ही मन वादा किया कि वह उनकी प्रतिष्ठा को कभी आंच नहीं आने देगी। वह जानती थी कि आने वाले दिन बहुत ही कठिन होने वाले हैं, लेकिन वह अब हर तूफान का सामना करने के लिए तैयार थी। तभी उसे याद आया कि विक्रम ने उसे एक विशेष लॉकेट दिया था, जिसे उसने 10 साल से अपने पास संभाल कर रखा हुआ था। जब उसने उसे खोलकर देखा तो उसमें उस दिन के टिफिन का एक छोटा सा हिस्सा सूखा हुआ रखा था, जिसे उसने सहेज लिया था। अनन्या की आंखों में फिर से आंसू आ गए, क्योंकि यह किसी की दीवानगी नहीं बल्कि एक बहुत ही पवित्र और निस्वार्थ प्रेम की निशानी थी। उसे एहसास हुआ कि विक्रम ने केवल साम्राज्य नहीं बनाया था, बल्कि उसने अपनी यादों में एक मंदिर बनाया था। विक्रम का व्यक्तित्व एक पहेली की तरह था, जिसे सुलझाना अनन्या के लिए धीरे धीरे एक दिलचस्प अनुभव बनता जा रहा था, और वह उसे पसंद करने लगी थी। वह जितना कठोर व्यापार की दुनिया में था, उतना ही कोमल और संवेदनशील वह अनन्या के प्रति अपने व्यवहार में नजर आता था। उन दोनों के बीच एक ऐसा मानसिक जुड़ाव बन गया था, जो शब्दों का मोहताज नहीं था और जिसे केवल वे ही समझ सकते थे। अनन्या अब इस सुरक्षा और प्रेम के घेरे में खुद को पूरी तरह से सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर रही थी। अगले दिन की शुरुआत एक नई रणनीति के साथ होनी थी, क्योंकि अनन्या की सौतेली माँ ने शहर के एक बड़े बिल्डर के साथ हाथ मिलाया था। विक्रम ने अनन्या को इस खतरे के बारे में आगाह किया और उसे अपनी सुरक्षा और भी कड़ी करने की सलाह दी थी। अनन्या ने तैयार की एक्सप्लेन के बारे में किया कि वह अब छुपकर नहीं, बल्कि सबके सामने आकर अपनी पहचान का ऐलान करेगी और अपने हक का दावा करेगी। वह जानती थी कि यह कदम जोखिम भरा है, लेकिन उसे अब अपने डर पर पूरी तरह से विजय प्राप्त करनी थी। विक्रम ने अनन्या के लिए एक विशेष टीम का गठन किया, जिसमें कानून, वित्त और सुरक्षा के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ शामिल थे, जो केवल उसी के प्रति वफादार थे।
अनन्या ने इन विशेषज्ञों के साथ मिलकर अपनी सौतेली माँ के साम्राज्य की कमजोर कड़ियों को खोजना शुरू किया और उन्हें बहुत सफलता मिलने लगी। उसने पाया कि उसके पिता के हस्ताक्षरों को आधुनिक तकनीक का उपयोग करके जाली तरीके से बनाया गया था, जो एक बहुत बड़ा अपराध था। अब उनके पास उन लोगों के खिलाफ एक बहुत और अकाट्य कानूनी सबूत हाथ लग गया था। काम के दौरान अनन्या और विक्रम के बीच की पेशेवर दूरी कम होती जा रही थी और वे एक दूसरे के विचारों का बहुत सम्मान करने लगे थे। विक्रम ने अनन्या को व्यापार की वे बारीकियां सिखाईं जो उसने अपने कड़वे अनुभवों और संघर्षों से सीखी थीं और जो बहुत उपयोगी थीं। अनन्या ने भी विक्रम को जीवन के उन सरल और खुशहाल पहलुओं से रूबरू कराया जिन्हें वह अपनी सफलता की दौड़ में कहीं पीछे छोड़ आया था। यह संतुलन उन दोनों के लिए बहुत ही सुखद और मानसिक शांति प्रदान करने वाला साबित हो रहा था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, अनन्या का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच रहा था और वह अपने पिता की कंपनी में लौटने की तैयारी कर रही थी। उसे पता था कि जब वह वहां पहुंचेगी तो उसे कड़े विरोध और अपमान का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वह तैयार थी। विक्रम ने उसे एक विशेष अंगूठी दी जिसमें एक छोटा सा सुरक्षा बटन लगा था, जिसे दबाते ही उसकी सुरक्षा टीम पहुंच सकती थी। अनन्या ने उसे अपनी उंगली में पहन लिया और महसूस किया कि विक्रम हर पल उसके साथ अदृश्य रूप से मौजूद है। चैप्टर के अंत में अनन्या अपने पुराने घर के सामने खड़ी थी, जहां से उसे कल रात बहुत ही बेइज्जती के साथ बाहर निकाला गया था। इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके साथ विक्रम का विश्वास और उसकी अपनी आंतरिक शक्ति की एक पूरी फौज खड़ी थी जो अजय थी। उसने गेट की घंटी बजाई और अपनी सौतेली माँ का चेहरा देखने का इंतजार करने लगी, जो अब उसे देखकर निश्चित रूप से चौंकने वाली थी। यह न्याय की शुरुआत थी और अनन्या को पता था कि अब उसे पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं है। अनन्या अपने पुराने घर के विशाल लोहे के गेट के सामने अडिग खड़ी थी, जहां की हवा में अब भी उस रात की कड़वाहट घुली हुई थी। उसकी आंखों में अब वह डर नहीं था जो उसे बेघर किए जाने के समय दिखा था, बल्कि एक ठंडी और सोची समझी रणनीति की झलक थी। उसके ठीक पीछे विक्रम रायचंद की काली सुरक्षा गाड़ियां एक अर्धवृत्त में खड़ी थीं, जो उसकी शक्ति और संरक्षण का मूक लेकिन प्रभावी प्रदर्शन कर रही थी। मोहल्ले के लोग अपनी खिड़कियों से इस असाधारण दृश्य को देख रहे थे, जहां एक बेदखल बेटी आज एक रानी की तरह वापस लौटी थी। भारी दरवाजा चरचराहट के साथ खुला और उसकी सौतेली माँ मालिनी चेहरे पर वही पुराना अहंकार लिए बाहर निकली। लेकिन अनन्या का बदला हुआ रूप देखकर उसके पैर वहीं जम गए। उसने उम्मीद की थी कि अनन्या अब तक सड़क पर भीख मांग रही होगी, लेकिन उसके सामने खड़ी युवती ने महंगे कपड़े और अटूट आत्मविश्वास पहन रखा था। मालिनी के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने अपनी घबराहट को छुपाने के लिए तीखे शब्दों का सहारा लेने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज में वह पुरानी खनक गायब थी जो कभी अनन्या को डरा देती थी। तुम यहाँ फिर से अपमानित होने आई हो। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि इस घर में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं बची है, मालिनी ने चिल्लाते हुए कहा। अनन्या ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी सुरक्षा टीम के एक अधिकारी को इशारा किया, जिसने तुरंत एक कानूनी फाइल मालिनी की ओर बढ़ा दी। अनन्या की चुप्पी मालिनी के चीखने से कहीं ज्यादा डरावनी और प्रभावशाली लग रही थी, जिससे वहां मौजूद नौकरों के बीच भी कानाफूसी शुरू हो गई। अनन्या ने महसूस किया कि अब वह कमजोर नहीं रही जिसे कोई भी दबा सके। उस कानूनी फाइल में वे सभी सबूत थे जो यह साबित करते थे कि वसीयत के कागजात पर किए गए पिता के हस्ताक्षर पूरी तरह से जाली और तकनीकी रूप से नकली थे। अनन्या ने बहुत ही ठंडे और नपे-तुले स्वर में कहा कि उसे अपने घर में घुसने के लिए अब किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कानून उसके साथ है। मालिनी का हाथ कांपने लगा और उसने फाइल को जमीन पर फेंक दिया, लेकिन उसे पता था कि अब उसकी सत्ता की जड़ें बहुत कमजोर हो चुकी हैं। अनन्या बिना पीछे मुड़े अपने पुराने कमरे की ओर बढ़ गई। घर के अंदर का नजारा देखकर अनन्या का दिल बैठ गया। मालिनी ने उसके पिता की सभी कीमती यादों और तस्वीरों को हटाकर वहां अपनी पसंद की भद्दी चीजें सजा दी थीं।
उसने तुरंत अपने साथ आए कर्मचारियों को आदेश दिया कि वे घर की पुरानी गरिमा को फिर से बहाल करें और उन सभी चीजों को वापस लाएं जो पिता को प्रिय थीं। यह केवल सामान बदलने की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह अनन्या के अपने वजूद को फिर से स्थापित करने का एक साहसिक प्रयास था। उसने महसूस किया कि उसका बदला अब औपचारिक रूप से शुरू हो चुका है। शाम को अनन्या वापस विक्रम के कार्यालय पहुंची, जहां वह 10 स्काईलाइन प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत ही जटिल और आधुनिक डिजाइन तैयार करने में व्यस्त हो गई। उसने महसूस किया कि उसकी वास्तुकला की कला ही वह एकमात्र जरिया है जिससे वह दुनिया को अपनी असली काबिलियत और प्रतिभा दिखा सकती है। विक्रम अक्सर उसके केबिन के बाहर से गुजरता और उसे इतनी मेहनत करते देख उसके मन में अनन्या के लिए सम्मान और भी अधिक गहरा हो जाता था। वे दोनों अब एक दूसरे के पूरक बन चुके थे, जो न्याय की तलाश में साथ थे। विक्रम ने अनन्या को बताया कि मालिनी ने अब शहर के कुख्यात और भ्रष्ट व्यवसायी खन्ना के साथ हाथ मिला लिया है ताकि वह अपनी डूबती हुई संपत्ति को बचा सके। खन्ना एक ऐसा व्यक्ति था जिसने हमेशा गलत तरीकों से दूसरों की कंपनियों को हड़पा था और वह विक्रम रायचंद का पुराना और बहुत ही कट्टर दुश्मन था। अनन्या ने इस नई चुनौती को मुस्कुराकर स्वीकार किया और खन्ना के पिछले सभी प्रोजेक्ट्स की खामियों का गहन अध्ययन करना शुरू कर दिया। उसे पता था कि दुश्मन की कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। अगले कुछ दिनों तक अनन्या ने दिन रात एक कर दिया और एक ऐसा आर्किटेक्चरल मॉडल तैयार किया जो खन्ना के किसी भी डिजाइन को धूल चट्टाने के लिए काफी था। उसकी डिजाइन में सुरक्षा आर्किटेक्चरल मॉडल तैयार किया। सुंदरता और आधुनिकता का ऐसा बेजोड़ संगम था जिसे देखकर शहर के बड़े बड़े निवेशक उसकी ओर आकर्षित होने लगे थे। विक्रम ने अनन्या की इस सूझबूझ और कड़ी मेहनत की सराहना की और उसे पूरी स्वायत्तता दी ताकि वह अपने फैसले खुद ले सके। अनन्या अब रायचंद ग्रुप की सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली आवाजों में से एक बन गई थी। खन्ना और मालिनी ने अनन्या को बदनाम करने के लिए मीडिया में झूठी खबरें फैलाने की कोशिश की, जिसमें उसके चरित्र और व्यावसायिक ईमानदारी पर गंभीर सवाल उठाए गए थे। लेकिन विक्रम की जनसंपर्क टीम ने बहुत ही सटीकता के साथ उन सभी आरोपों का खंडन किया और असली दोषियों के चेहरे बेनकाब कर दिए। अनन्या ने इस विवाद से विचलित हुए बिना अपना पूरा आरोपों के बाद में की रही है। ध्यान केवल अपने काम और अपने पिता के नाम को पूरी तरह से साफ करने पर केंद्रित रखा। उसे पता था कि सच की जीत हमेशा अंत में ही होती है। एक दिन अनन्या को पता चला कि मालिनी ने उसके पिता की एक बहुत ही पुरानी और कीमती निजी डायरी को नष्ट करने की योजना बनाई है जिसमें कई गुप्त राज छिपे थे। अनन्या ने तुरंत अपनी सुरक्षा टीम के साथ घर पर छापा मारा और मालिनी को रंगे हाथों पकड़ लिया। जब वह उस डायरी के पन्ने फाड़ने की कोशिश कर रही थी, अनन्या ने वह डायरी अपने कब्जे में ले ली और मालिनी को चेतावनी दी कि उसकी हर हरकत पर अब पैनी नजर रखी जा रही है। उस डायरी ने अनन्या के हाथ में एक ऐसा हथियार दे दिया था जो सब कुछ बदल सकता था। उस डायरी के पन्नों में अनन्या के पिता ने स्पष्ट रूप से लिखा था कि उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है और उन्होंने मालिनी पर अपना संदेह व्यक्त किया था। अनन्या के लिए यह जानकारी किसी बड़े सदमे से कम नहीं थी, लेकिन इसने उसके संकल्प को और भी अधिक मजबूत कर दिया कि वह हथियारों को सजा दिलाएगी। उसने वे सभी पन्ने विक्रम को दिखाए, जिसने तुरंत अपने निजी जासूसों को उन संदिग्धों की तलाश में लगा दिया जिनका जिक्र डायरी में बहुत विस्तार से किया गया था। अब यह मामला केवल संपत्ति का नहीं, बल्कि हत्या का बन चुका था। विक्रम और अनन्या के बीच का रिश्ता अब केवल पेशेवर नहीं रह गया था, बल्कि उनमें एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव विकसित हो गया था जो संकट की इस घड़ी में और भी निखर गया। विक्रम अनन्या के हर दर्द को अपना मानता था और अनन्या को भी विक्रम की उस खामोश सुरक्षा में एक अजीब सा सुकून और शांति महसूस होती थी। वे अक्सर रात के इस खामोश सुरक्षा में एक अजीब सा सुकून और खामोश सुरक्षा को अपना मानता था, सन्नाटे में भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते और एक दूसरे के विचारों को बिना कहे ही समझ लेते थे। यह 10 साल का इंतजार अब एक खूबसूरत मंजिल की ओर बढ़ रहा था। शहर में एक बहुत बड़ी नीलामी होने वाली थी, जिसमें अनन्या के पिता की मुख्य कंपनी के शेयरों की बिक्री होनी थी, जिसे मालिनी ने खन्ना को बेचने का फैसला किया था। अनन्या ने तय किया कि वह इस नीलामी में खुद हिस्सा लेगी और अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी विरासत को किसी भी कीमत पर वापस हासिल करेगी।
विक्रम ने उसे असीमित वित्तीय सहायता देने का वादा किया, लेकिन अनन्या अपनी मेहनत से जमा की गई रकम का ही उपयोग करना चाहती थी। उसने इस नीलामी को अपने जीवन की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जंग मान लिया था। नीलामी के दिन हॉल में बहुत तनावपूर्ण माहौल था, जहां शहर के सभी रईस और ताकतवर लोग मौजूद थे जो अनन्या की हार देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। खन्ना और मालिनी आत्मविश्वास से लबरेज दिख रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि अनन्या के पास इतने पैसे कभी नहीं होंगे कि वह उनके खिलाफ बोली लगा सके। लेकिन जैसे ही अनन्या ने अपनी पहली बोली लगाई, पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया, क्योंकि वह राशि खन्ना की उम्मीदों से कहीं ज्यादा बड़ी थी। अनन्या की आंखों में जीत का अटूट विश्वास था। खन्ना ने अपनी बोली बढ़ाई और मुकाबला बहुत ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया, जहां हर कोई अपनी सांसें रोककर अनन्या के अगले कदम का इंतजार कर रहा था। अनन्या ने बहुत ही शांति से अपनी अगली बोली लगाई, जिसने खन्ना के अहंकार को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया और उसे पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। अनन्या ने वह नीलामी जीत ली और अनन्या के पीछे की अगले सांसें रोककर अगली बोली लगाए। अपनी कंपनी के मालिकाना हक को फिर से अपने नाम कर लिया, जिससे मालिनी के पैरों तले जमीन पूरी तरह खिसक गई। हॉल में अनन्या के नाम की गूंज सुनाई दे रही थी। जीत के बाद अनन्या सीधे मालिनी के पास गई और उसे वे कानूनी आदेश दिखाए जिनमें उसे घर से तुरंत बेदखल करने और जेल भेजने के पुख्ता आदेश शामिल थे। मालिनी ने गिड़गिड़ाने की कोशिश की, लेकिन अनन्या के दिल में अब उसके लिए कोई दया नहीं बची थी, क्योंकि उसे अपने पिता के साथ हुए अन्याय का हिसाब चुकता करना था। पुलिस ने मालिनी को गिरफ्तार कर लिया और अनन्या ने अपने पिता की कंपनी में एक बार फिर से विजेता की तरह गर्व से प्रवेश किया। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण था। विक्रम दूर खड़ा अपनी आंखों में नमी लिए अनन्या को देख रहा था। उसे लगा कि उसका 10 साल का लंबा इंतजार आज पूरी तरह से सफल और सार्थक हो गया है। उसने अनन्या को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया और आज वह उसे एक स्वतंत्र और सफल महिला के रूप में देखकर बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस कर रहा था। अनन्या ने विक्रम की ओर देखा और उसे अपनी सफलता का श्रेय दिया, लेकिन विक्रम ने कहा कि यह सब उसकी अपनी अटूट मेहनत और सच्चाई का फल है। उन दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलीं और सब कुछ स्पष्ट हो गया। अनन्या ने कंपनी का कार्यभार संभालते ही सबसे पहले उन वफादार कर्मचारियों को वापस बुलाया जिन्हें मालिनी ने बिना किसी कारण के नौकरी से निकाल दिया था, और उन्हें सम्मान दिया। उसने घोषणा की कि अब यह कंपनी केवल मुनाफे के लिए नहीं बल्कि ईमानदारी और मूल्यों के आधार पर चलेगी, जैसा कि उसके पिता हमेशा से चाहते थे। पूरी कंपनी में एक नई ऊर्जा और उत्साह की लहर दौड़ गई और हर कोई अनन्या की नेतृत्व क्षमता का बहुत बड़ा मुरीद बन गया। अनन्या ने साबित कर दिया कि वह अपने पिता की असली वारिस है। रात को विक्रम और अनन्या ने इस महान जीत का जश्न मनाया, लेकिन वे जानते थे कि खन्ना अभी भी बाहर है और वह कोई नई साजिश रचने की पूरी कोशिश कर सकता है। विक्रम ने सुरक्षा और भी कड़ी कर दी और अनन्या को सलाह दी कि वह अपनी जीत के उत्साह में अपनी सावधानी को कभी भी कम न होने दे। अनन्या ने उसकी बात को बहुत गंभीरता से लिया और अपनी अगली रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे अभी बहुत कुछ हासिल करना था। उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। चैप्टर के अंत में अनन्या अपने पिता की कुर्सी पर बैठी खिड़की के बाहर चमकते हुए शहर को देख रही थी और उसे अपने पिता की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। उसने महसूस किया कि असली शक्ति केवल धन में नहीं, बल्कि सही के साथ खड़े होने और अन्याय के खिलाफ लड़ने के साहस में ही छिपी होती है। विक्रम उसके पीछे आकर खड़ा हुआ और उसने धीरे से उसका कंधा थपथपाया, जिससे अनन्या को लगा कि अब वह दुनिया की कोई भी जंग जीत सकती है। यह तो बस एक शानदार और गौरवशाली भविष्य की छोटी सी शुरुआत थी। मुंबई के सबसे भव्य होटल का बॉलरूम आज रात रोशनी से नहाया हुआ था, जहां शहर के सबसे प्रभावशाली और अमीर लोग एक बड़े चैरिटी गाला के लिए एकत्र हुए थे। चारों ओर हीरों की चमक और महंगे इत्र की खुशबू हवा में तैर रही थी, जो इस अभिजात वर्ग की विलासिता का प्रमाण दे रही थी। हर कोई नए व्यापारिक सौदों और गपशप में व्यस्त था, लेकिन माहौल के भीतर एक गुप्त तनाव भी महसूस किया जा सकता था।
यह शाम केवल मनोरंजन के लिए नहीं थी, बल्कि शक्ति के प्रदर्शन और नए गठबंधनों की घोषणा का मंच बनने वाली थी। मालिनी और खन्ना एक कोने में खड़े होकर अपनी कथित जीत का जश्न मना रहे थे और उन्हें पूरा भरोसा था कि अनन्या अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। मालिनी ने एक गहरा लाल रंग का गाउन पहना था जो उसकी क्रूरता को उसकी चमक के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहा था। खन्ना अपने हाथ में वाइन का गिलास लिए घमंड से मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे लगा था कि उसने अनन्या के पिता की संपत्ति पर कब्जा करने का सबसे सुरक्षित रास्ता खोज लिया है। वे दोनों अनन्या की अनुपस्थिति का मजाक उड़ा रहे थे और खुद को शहर का नया मालिक समझ रहे थे। तभी हॉल के मुख्य दरवाजे अचानक खुले और एक ऐसी युवती ने प्रवेश किया जिसकी गरिमा ने पूरे कमरे को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अनन्या ने एक सुरुचिपूर्ण काला गाउन पहना था जो उसकी सादगी और नई मिली शक्ति का एक बेजोड़ उदाहरण लग रहा था। उसके चेहरे पर अब वह पुरानी बेबसी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शांति थी जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले महसूस की जाती है। उसने अपना सिर ऊंचा रखा हुआ था और उसकी आंखों में वह चमक थी जो केवल उन लोगों में होती है जो सच के साथ खड़े होते हैं। उसके ठीक बगल में विक्रम रायचंद चल रहे थे, जिनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि हॉल में मौजूद हर व्यक्ति ने उनके सम्मान में रास्ता छोड़ दिया। विक्रम का काले रंग का सूट और उनकी स्थिर निगाहें यह साफ कर रही थीं कि वे अनन्या के साथ न केवल एक साथी बल्कि एक ढाल के रूप में खड़े हैं। लोगों के बीच एक कानाफूसी शुरू हो गई, क्योंकि विक्रम रायचंद का किसी सार्वजनिक समारोह में इस तरह दिखाई देना एक बहुत बड़ी घटना थी। उनका साथ अनन्या को वह सुरक्षा और वैधता दे रहा था जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। मालिनी का चेहरा पीला पड़ गया और उसका गिलास उसके हाथ से लगभग छूटते छूटते बचा जब उसने अनन्या को इस तरह के शक्तिशाली अवतार में देखा। खन्ना की आंखों में भी एक पल के लिए डर की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और एक नकली मुस्कान अपने चेहरे पर ओढ़ ली। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया था, क्योंकि अब सबकी निगाहें इस अप्रत्याशित मुकाबले पर टिकी थीं जो कुछ ही पलों में शुरू होने वाला था। अनन्या ने मालिनी की ओर एक बहुत ही ठंडी और भेदने वाली निगाह डाली, जिसने उसकी सौतेली माँ के भीतर तक सिहरन पैदा कर दी। विक्रम और अनन्या सीधे उस मुख्य मंच की ओर बढ़े जहां शहर के बड़े अधिकारी और निवेशक बैठे हुए थे, जो इस आयोजन के गवाह बनने वाले थे। अनन्या के हर कदम में एक नया आत्मविश्वास था, जो यह दर्शा रहा था कि वह अब अपनी विरासत को वापस लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हॉल की बड़ी स्क्रीन पर अचानक कुछ डिजिटल फाइलें और बैंक दस्तावेजों की प्रतियां दिखाई देने लगीं, जिससे वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। यह अनन्या का पहला रणनीतिक हमला था, जिसने मालिनी और खन्ना के काले साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया था। अनन्या ने माइक्रोफोन संभाला और अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए सभा को संबोधित किया, जिससे उसकी नेतृत्व क्षमता और साहस का परिचय पूरी दुनिया को मिल गया। उसने उन वित्तीय विसंगतियों का खुलासा करना शुरू किया जो मालिनी ने उसके पिता की कंपनी में पिछले कई महीनों के दौरान बहुत चालाकी से अंजाम दी थीं। उसने वे सभी सबूत पेश किए जो ये है इन मालिनी परिचाला की कंपनी में साबित करते थे कि करोड़ों रुपये फर्जी खातों में स्थानांतरित किए गए थे ताकि कंपनी को खोखला किया जा सके। मालिनी ने चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा गार्डों ने उसे वहीं रोक दिया। खन्ना ने बीच में हस्तक्षेप करने की कोशिश की और अनन्या के दावों को बेबुनियाद बताया, लेकिन तभी विक्रम रायचंद ने अपनी बहुत ही भारी और अधिकारपूर्ण आवाज में बोलना शुरू किया। विक्रम ने बताया कि उनकी कानूनी टीम ने पिछले 10 दिनों में उन सभी अपराधियों की पहचान कर ली है जो इस घोटाले में सीधे तौर पर शामिल थे। उसने खन्ना को चेतावनी दी कि उसका नाम भी मुख्य आरोपियों की सूची में शामिल है और उसके पास भागने का अब कोई रास्ता नहीं बचा है। खन्ना का पसीना छूटने लगा और वह वहां से निकलने का रास्ता तलाशने लगा। अनन्या ने आगे बढ़कर उस फॉरेंसिक रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जिसमें उसके पिता के हस्ताक्षरों के जाली होने की पुष्टि बहुत ही वैज्ञानिक और कानूनी तरीके से की गई थी। उसने उन गवाहों के बयान भी दिखाए जिन्होंने मालिनी को उसके पिता की दवाओं के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखने का दावा किया था।
जो एक गंभीर खुलासा था। हॉल में मौजूद लोग अब मालिनी और खन्ना को घृणा की दृष्टि से देखने लगे थे, क्योंकि उनकी असलियत अब सबके सामने पूरी तरह नग्न हो चुकी थी। अनन्या की आंखों में जीत और न्याय का अटूट विश्वास चमक रहा था। गुस्से में पागल होकर मालिनी ने अनन्या की ओर हाथ उठाया, लेकिन इससे पहले कि वह उसे छू पाती, विक्रम ने बहुत ही मजबूती से उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया। विक्रम के चेहरे पर जो क्रोध था, उसने मालिनी को यह एहसास करा दिया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। विक्रम ने मालिनी को धक्का देते हुए पीछे किया और स्पष्ट किया कि अनन्या अब अकेली नहीं है और उसे नुकसान पहुंचाने का मतलब खुद को खत्म करना है। पूरा हॉल इस घटनाक्रम को देखकर बिल्कुल अवाक और निशब्द रह गया था। तभी पुलिस के आला अधिकारी हॉल में दाखिल हुए और उन्होंने मालिनी और खन्ना को हिरासत में लेने के आदेश जारी किए, जो अनन्या के लिए एक बड़ी जीत थी। मालिनी ने खुद को निर्दोष बताने के लिए बहुत शोर मचाया, लेकिन सबूत इतने पुख्ता और अकाट्य थे कि पुलिस ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। खन्ना को भी पुलिस की सुरक्षा में ले जाया गया, जिससे उसका सारा घमंड और शक्ति एक ही पल में मिट्टी में मिल गई। अनन्या ने गहरी सांस ली और अपने पिता की आत्मा को शांति मिलने का एहसास किया। जैसे ही उन दोनों को बाहर ले जाया गया, हॉल में मौजूद लोगों ने अनन्या के साहस और सच्चाई के लिए खड़े होने के संकल्प की सराहना करते हुए तालियां बजाईं। अनन्या ने विनम्रता से सबका धन्यवाद किया और घोषणा की कि वह अपने पिता की कंपनी को फिर से उसी ऊंचाई पर ले जाएगी जहां वह कभी थी। उसने उन सभी ईमानदार निवेशकों को अपने साथ आने का निमंत्रण दिया जो पारदर्शी और नैतिक व्यापार में विश्वास रखते थे और सम्मान चाहते थे। इस एक रात ने शहर के पूरे व्यापारिक परिदृश्य को बदलकर रख दिया था। विक्रम अनन्या के पास आया और बहुत ही गर्व से उसकी ओर देखते हुए कहा कि उसने आज वह कर दिखाया जिसकी उसे हमेशा से पूरी उम्मीद थी। अनन्या ने विक्रम का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी सफलता का श्रेय दिया, क्योंकि उसके सहयोग के बिना यह सब इतनी जल्दी और प्रभावी ढंग से संभव नहीं था। उन दोनों के बीच एक अनकहा सा वादा था कि वे अब जीवन की हर चुनौती का सामना इसी तरह एक साथ मिलकर करेंगे। यह रात केवल न्याय की नहीं, बल्कि उनके नए और उज्ज्वल भविष्य की नींव भी थी। समारोह के बाद जब वे होटल से बाहर निकले, तो ताजी हवा ने अनन्या के चेहरे को छुआ, जिससे उसे अपनी मानसिक थकान और भारीपन से बहुत बड़ी राहत महसूस हुई। उसने रात के खुले आसमान की ओर देखा और महसूस किया कि अब वह सचमुच आजाद है और उसके पिता का नाम अब पूरी तरह से निष्कलंक है। विक्रम ने उसे अपनी कार तक पहुंचाया और उसे अपनी सुरक्षा में घर ले जाने का आश्वासन दिया, जिससे अनन्या को बहुत सुकून मिला। उसने महसूस किया कि वह अब सुरक्षित हाथों में है और डर खत्म हो गया है। रास्ते में अनन्या और विक्रम के बीच बहुत ही सहज और सुखद बातचीत हुई, जहां उन्होंने अपनी अगली व्यापारिक रणनीतियों और कंपनी के विस्तार पर विस्तृत चर्चा की। विक्रम ने अनन्या को कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिससे उसे अपनी कंपनी को एक वैश्विक पहचान दिलाने में बहुत मदद मिलने वाली थी और वह खुश थी। अनन्या को अब अपने ऊपर और अपनी टीम पर पूरा भरोसा था कि वे किसी भी कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने में पूरी तरह सक्षम है। उसका सफर अब एक नई और रोमांचक दिशा में मुड़ चुका था। अगले दिन के समाचार पत्रों में अनन्या की बहादुरी और मालिनी के काले कारनामों की खबरें प्रमुखता से छपी थीं, जिससे अनन्या की लोकप्रियता और सम्मान रातों रात बहुत बढ़ गया। हर कोई उस युवती की कहानी जानना चाहता था जिसने अकेले ही इतने बड़े और भ्रष्ट साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था और न्याय की मिसाल कायम की थी। अनन्या ने इन सब चर्चाओं से दूर रहकर अपना पूरा ध्यान केवल काम पर केंद्रित रखा, ताकि वह अपने पिता के सपनों को पूरा कर सके। उसका लक्ष्य अब बहुत ही स्पष्ट और स्थिर हो चुका था। विक्रम ने अनन्या के लिए एक भव्य कार्यालय का उद्घाटन किया जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस था और जहां से वह अपने सभी व्यापारिक संचालन को बहुत आसानी से कर सकती थी। अनन्या ने इस नए दफ्तर में प्रवेश करते ही सबसे पहले अपने पिता की एक बड़ी तस्वीर लगाई और उन्हें फूल अर्पित किए, ताकि उनकी प्रेरणा हमेशा बनी रहे। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत रंग ला रही है और वह अब समाज में एक सम्मानित और स्वतंत्र महिला के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है। विक्रम हमेशा उसके साथ
एक परछाई की तरह खड़ा रहता था। कंपनी के पुराने वफादार कर्मचारी, जो डर के कारण नौकरी छोड़ चुके थे, वे अब धीरे धीरे वापस लौटने लगे थे और अनन्या ने सबका बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया। उनके आने से कंपनी में फिर से वही पुराना उत्साह और ऊर्जा लौट आई थी, जो मालिनी के शासनकाल में कहीं खो गई थी, और सब खुश थे। अनन्या ने सबके वेतन में वृद्धि की और उन्हें कंपनी के लाभ में हिस्सेदार बनाया, ताकि वे इसे अपना समझकर पूरी निष्ठा से काम कर सकें। यह उसके नेतृत्व का एक बहुत ही मानवीय और प्रभावी पहलू था। शाम को अनन्या ने विक्रम को अपने घर पर रात के खाने पर आमंत्रित किया, ताकि वे इस नई शुरुआत का जश्न बहुत ही सादगी और प्रेम के साथ मना सकें। विक्रम ने उसका निमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया और वह बहुत ही कीमती उपहार लेकर पहुंचा, जो अनन्या की पसंद के लेकी मरुकमारा अनुसार ही बहुत ही सुंदर और सुरुचिपूर्ण था। उन्होंने साथ में खाना खाया और पुरानी यादों को ताज़ा किया, जो उन्हें आज भी एक दूसरे से बहुत गहराई से जोड़ती थीं और सुकून देती थीं। यह शाम उनके जीवन की सबसे सुखद और यादगार शामों में से एक थी। अनन्या ने महसूस किया कि विक्रम के प्रति उसकी भावनाएं अब केवल आभार की नहीं रह गई हैं, बल्कि वह उसे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखने लगी है। विक्रम की सादगी और उसकी अटूट सच्चाई ने अनन्या के दिल में एक बहुत ही खास जगह बना ली थी, जिसे वह अब और नहीं छुपाना चाहती थी। उन दोनों ने साथ में भविष्य के जो सपने देखे थे, वे अब हकीकत में बदलने लगे थे और उनके चेहरे पर एक असीम शांति थी। यह उनकी सफलता का सबसे बड़ा और अनमोल इनाम था। चैप्टर के अंत में अनन्या और विक्रम अपनी बालकनी से चमकते हुए मुंबई शहर को देख रहे थे और वे जानते थे कि उनकी यह जंग अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। मालिनी और खन्ना जैसे लोग अभी भी जेल से बाहर आने की कोशिश कर सकते थे, इसलिए उन्हें अपनी सतर्कता और सुरक्षा को कभी कम नहीं होने देना था। लेकिन साथ ही उनके पास एक दूसरे का अटूट साथ और विश्वास था, जो उन्हें दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ने की शक्ति देता था। यह न्याय की एक नई और गौरवशाली सुबह का सुखद एहसास था। जेल की सलाखों के पीछे मालिनी का चेहरा नफरत और हताशा से काला पड़ गया था। उसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को कुचलकर सत्ता हासिल करने में बिताई थी, लेकिन अनन्या और विक्रम रायचंद की जोड़ी ने उसे धूल चटा दी थी। खन्ना, जो कभी खुद को शहर का बेताज बादशाह मानता था, अब जमानत के लिए वकीलों के चक्कर काट रहा था। उन दोनों ने अपनी बची खुची संपत्ति का इस्तेमाल करते हुए एक खतरनाक योजना बनाई थी, ताकि वे अनन्या को अंतिम बार निशाना बना सकें और अपना खोया हुआ गौरव वापस पा सकें। मालिनी ने अपने पुराने संपर्कों का उपयोग करके शहर के सबसे कुख्यात और पेशेवर अपराधियों के एक गिरोह से संपर्क साधा। ये अपराधी पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे और उन्हें विक्रम रायचंद की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाने का काम सौंपा गया था। खन्ना ने इस ऑपरेशन के लिए गुप्त रूप से भारी धनराशि उपलब्ध कराई थी, जो उसने विदेशी बैंक खातों में छिपाकर रखी थी। उनका उद्देश्य अनन्या का अपहरण करना और उसे एक सौदेबाजी के मोहरे के रूप में इस्तेमाल करना था, ताकि वे अपने खिलाफ चल रहे सभी कानूनी मामले खत्म करवा सकें। अनन्या इन सब साजिशों से बेखबर अपने नए प्रोजेक्ट द स्काईलाइन की निर्माण साइट पर काम का निरीक्षण करने में व्यस्त थी। वह अपनी टीम के साथ सुरक्षा मानकों और वास्तुकला की बारीकियों पर चर्चा कर रही थी, जहां ऊंची क्रेनों और कंक्रीट के बीच भविष्य की एक भव्य इमारत आकार ले रही थी। शाम का समय था और सूरज की आखिरी किरणें निर्माणाधीन ढांचे पर एक सुनहरी चमक बिखेर रही थी, जिससे माहौल बहुत ही शांत और पेशेवर लग रहा था। अनन्या को अपनी मेहनत का फल अपनी आंखों के सामने दिख रहा था। जैसे ही अनन्या अपनी कार की ओर बढ़ने लगी, अचानक 4 नकाबपोश हमलावरों ने उसकी सुरक्षा टीम पर हमला कर दिया। हमलावर आधुनिक हथियारों और स्मोक बमों से लैस थे, जिससे चारों ओर धुआं फैल गया और भगदड़ मच गई। अनन्या ने भागने की कोशिश की, लेकिन अपराधियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और बलपूर्वक एक बिना नंबर प्लेट वाली वैन में डाल दिया। उसकी सुरक्षा टीम ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन हमलावरों की पूर्व नियोजित रणनीति और भारी गोलाबारी के कारण वे अनन्या को बचाने में कुछ पलों के लिए विफल रहे। जब तक धुआं छंटा, हमलावरों की वैन शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों में गायब हो चुकी थी।
जिससे पीछे केवल दहशत और सन्नाटा रह गया। अनन्या की टीम के प्रमुख ने तुरंत विक्रम रायचंद को इस घटना की सूचना दी, जिसे सुनते ही विक्रम के चेहरे पर एक डरावनी खामोशी छा गई। विक्रम ने तुरंत अपने निजी वार रूम को सक्रिय कर दिया और शहर के हर कोने पर अपने जासूसों और सुरक्षा कैमरों की निगरानी शुरू करवा दी। उसका क्रोध अब एक शांत लेकिन विनाशकारी ज्वालामुखी की तरह था, जो फटने के लिए तैयार था। विक्रम ने रायचंद इंटेलिजेंस के विशेषज्ञों को आदेश दिया कि वे अनन्या की अंगूठी में लगे जीपीएस ट्रैकर को तुरंत ट्रैक करें। वह अंगूठी केवल एक गहना नहीं थी, बल्कि विक्रम की दूरदर्शिता का एक प्रमाण थी, जिसे उसने अनन्या की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से बनवाया था। कुछ ही मिनटों में तकनीक ने अपना कमाल दिखाया और अपहरणकर्ताओं की वैन की वर्तमान लोकेशंस मुंबई के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने बंद पड़े कारखाने की ओर दिखाई देने लगी। विक्रम ने अपनी निजी कमांडो टीम को तैयार होने का इशारा किया और खुद निकल पड़ा। अपहरणकर्ताओं ने अनन्या को उस अंधेरे और धूल भरे कारखाने के एक कमरे में कुर्सी से बांध दिया था, जहां केवल एक बल्ब की हल्की रोशनी जल रही थी। अनन्या डरी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी हार न मानने का जज्बा साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। गिरोह के सरगना ने मालिनी को फोन किया और उसे सूचित किया कि शिकार अब उनके चंगुल में है और वे आगे के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। मालिनी की आवाज में एक शैतानी हंसी थी, जैसे उसे अपनी जीत का पूरा भरोसा हो गया हो। तुम चाहे जो भी कर लो, विक्रम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और तुम सबको जेल की कालकोठरी में सड़ा देगा, अनन्या ने दृढ़ता से कहा। उसकी आवाज में कांपने के बजाय एक ऐसी चुनौती थी जिसने अपराधियों को एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। अपहरणकर्ता ने उसे चुप रहने के लिए धमकाया, लेकिन अनन्या ने अपने दिमाग का उपयोग करना शुरू कर दिया था ताकि वह रस्सियों को ढीला कर सके। उसे पता था कि उसे केवल कुछ समय तक उन्हें उलझाए रखना है, जब तक कि मदद नहीं पहुंच जाती। तभी कारखाने के बाहर भारी इंजनों की गूंज सुनाई दी और अचानक आसमान से 2 काले हेलीकॉप्टरों की रोशनी नीचे गिरने लगी। विक्रम रायचंद की निजी सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया था और वे किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं लग रहे थे। अपहरणकर्ताओं में हड़कंप मच गया और उन्होंने अपने हथियार संभाल लिए, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनका सामना दुनिया की सबसे प्रशिक्षित टीम से है। विक्रम खुद बुलेट प्रूफ जैकेट पहने और हाथ में आधुनिक हथियार लिए सबसे आगे चल रहा था। कारखाने का मुख्य दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ टूट गया और धुएं के बीच से विक्रम रायचंद एक यमराज की तरह अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में अनन्या के प्रति चिंता और अपराधियों के प्रति अथाह नफरत का एक अजीब सा मिश्रण साफ दिखाई दे रहा था। अपहरणकर्ताओं ने गोलीबारी शुरू की, लेकिन विक्रम की टीम ने बहुत ही सटीकता और बिना किसी अतिरिक्त नुकसान के एक-एक करके उन्हें ढेर करना शुरू कर दिया। पूरा कारखाना गोलियों की गूंज और चिल्लाहटों से भर गया था, जिससे माहौल भयानक हो गया था। विक्रम ने उस कमरे का दरवाजा लात मारकर खोला जहां अनन्या को रखा गया था, और उसे सही सलामत देखकर उसकी जान में जान आई। उसने अपनी चाकू से अनन्या की रस्सियां काटीं और उसे अपने सीने से लगा लिया, जैसे वह उसे फिर कभी खुद से दूर नहीं जाने देगा। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वे डर के नहीं, बल्कि राहत और विक्रम के अटूट प्रेम के आंसू थे। उस पल के लिए दुनिया की सारी हलचल और हिंसा उन दोनों के लिए पूरी तरह से थम गई थी। तभी खन्ना का एक वफादार गुंडा पीछे से विक्रम पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अनन्या ने उसे देख लिया और पास पड़ी लोहे की रॉड से उस पर प्रहार किया। अनन्या के इस त्वरित प्रतिशोध ने विक्रम को संभलने का मौका दिया और उसने उस अपराधी को एक ही मुक्के में जमीन पर लिटा दिया। विक्रम ने मुस्कुराते हुए अनन्या की ओर देखा। उसे गर्व था कि उसकी अनन्या अब अपनी रक्षा खुद करना सीख गई है। वे दोनों एक मजबूत टीम की तरह उस नरक से बाहर निकले। बाहर पुलिस की गाड़ियां भी पहुंच चुकी थीं और बचे हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया जा रहा था, जिससे इलाके में कानून का राज फिर से स्थापित हुआ। विक्रम ने पुलिस कमिश्नर को फोन किया और मालिनी तथा खन्ना के खिलाफ अपहरण और हत्या के प्रयास के नए और पुख्ता सबूत सौंपने का वादा किया। अब उन दोनों के लिए जेल से बाहर आना लगभग असंभव होने वाला था, क्योंकि उन्होंने विक्रम की सबसे कीमती चीज को छूने की जरूरत की थी।
न्याय का चक्र अब पूरी तरह से उनके खिलाफ घूम चुका था। विक्रम अनन्या को अपनी कार में ले गया और उसे पानी दिया। वह खुद भी थोड़ा थक गया था, लेकिन उसका मिशन अब पूरा हो चुका था। उसने अनन्या का हाथ थाम लिया और बहुत ही कोमलता से कहा कि अब उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। अनन्या ने महसूस किया कि विक्रम का प्यार केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उसके अस्तित्व का एक अटूट हिस्सा बन चुका है। उन दोनों के बीच एक गहरा मौन था, जो शब्दों से कहीं ज्यादा प्रभावशाली था। जब वे रायचंद एस्टेट वापस पहुंचे, तो पूरे स्टाफ ने राहत की सांस ली और अनन्या का बहुत ही सम्मान और खुशी के साथ स्वागत किया। विक्रम ने डॉक्टर को बुलाकर अनन्या की जांच करवाई और सुनिश्चित किया कि उसे कोई आंतरिक चोट तो नहीं आई है, जिससे उसकी देखभाल का पता चला। अनन्या ने महसूस किया कि इस घटना ने उसे और भी ज्यादा मजबूत बना दिया है और अब वह अपनी सौतेली मां का अंतिम हिसाब करने के लिए तैयार है। उसका संकल्प अब पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ और अटूट था। उस रात विक्रम ने मालिनी और खन्ना की जेल में विशेष निगरानी का आदेश दिया ताकि वे दोबारा कोई साजिश न रच सकें और कानून का सामना करें। उसे पता चला कि मालिनी ने अपने ही वकीलों को धोखा दिया था, जिससे उसकी कानूनी स्थिति और भी ज्यादा कमजोर और दयनीय हो गई थी। विक्रम ने तय किया कि वह इन दोनों को ऐसी सजा दिलाएगा जो पूरे शहर के लिए एक सबक साबित होगी और न्याय की जीत होगी। उसकी रणनीति अब अंतिम और निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुकी थी। अनन्या ने अगले दिन सुबह होते ही अपने काम पर लौटने का फैसला किया। वह नहीं चाहती थी कि डर उसे अपने सपनों से दूर कर दे। विक्रम ने उसकी इस हिम्मत की सराहना की और उसे अपनी सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा टीम के साथ निर्माण साइट पर जाने की अनुमति दे दी। अनन्या ने साइट पर पहुंचकर अपने कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया और उन्हें यकीन दिलाया कि सत्य की हमेशा जीत होती है और बुराई हारती है। उसकी उपस्थिति ने पूरी टीम में एक नया जोश और अटूट आत्मविश्वास भर दिया था। शाम को विक्रम और अनन्या समुद्र के किनारे बैठकर डूबते सूरज को देख रहे थे, जहां की शांति उन्हें अपने बीते हुए कल को भुलाने में मदद कर रही थी। विक्रम ने अनन्या से अपने भविष्य के बारे में बात की और उससे हमेशा साथ रहने का वादा मांगा, जो एक भावनात्मक पल था। अनन्या ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि वह 10 साल पहले भी उसकी थी और आज भी उसी की है। यह उनके प्रेम की सबसे बड़ी और पवित्र स्वीकृति थी, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। मालिनी और खन्ना को अदालत में पेश किया गया, जहां अनन्या ने उनके खिलाफ गवाही दी और उन सभी सबूतों को पेश किया जो उनकी बर्बादी के लिए काफी थे। जज ने उनकी दलीलें खारिज कर दीं और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई, जिससे अनन्या के पिता को आखिरकार पूर्ण और सच्चा न्याय मिला। अदालत कक्ष में मौजूद हर व्यक्ति ने अनन्या के धैर्य और विक्रम के अटूट सहयोग की सराहना की, जो एक मिसाल बन गया था। यह बुराई पर अच्छाई की एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत थी। चैप्टर के अंत में अनन्या अपने पिता की कब्र पर गई और उन्हें अपनी सफलता और न्याय मिलने की खबर दी, जिससे उसका मन बहुत हल्का हो गया। उसने महसूस किया कि उसका संघर्ष अब एक सुखद अंत की ओर बढ़ रहा है, जहां केवल प्यार, शांति और उन्नति का स्थान है। विक्रम उसके बगल में खड़ा था, जो उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा और उसकी ताकत बन चुका था और हमेशा रहेगा। वे दोनों एक नई सुबह की ओर कदम बढ़ा रहे थे, जहां केवल खुशियां उनका इंतजार कर रही थीं। आसमान को छूती हुई द स्काईलाइन की इमारत अब मुंबई के क्षितिज पर गर्व से खड़ी थी, जो अनन्या की अटूट मेहनत और वास्तुकला की कला का एक जीता जागता प्रमाण थी। यह केवल स्टील और कंक्रीट का ढांचा नहीं था, बल्कि एक बेटी के अपने पिता के सम्मान को वापस पाने के संघर्ष की विजय का प्रतीक बन गया था। शहर के लोग इस आधुनिक अजूबे को देखने के लिए रुक जाते थे, जिसकी डिजाइन में सुरक्षा और सुंदरता का ऐसा बेजोड़ मेल था जो पहले कभी नहीं देखा गया था और सराहा गया। आज उद्घाटन का दिन था और चारों ओर उत्सव का माहौल था, जहां देश विदेश के बड़े निवेशक और मीडिया कर्मी इस ऐतिहासिक पल को कैद करने के लिए उत्सुकता से जमा हुए थे। अनन्या ने एक बहुत ही शालीन सफेद सिल्क की साड़ी पहनी थी, जो उसकी नई मिली सफलता और आंतरिक शांति का प्रतिनिधित्व कर रही थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जिसे केवल वही लोग महसूस कर सकते हैं
जिन्होंने अपनी आत्मा को दांव पर लगाकर न्याय की यह लंबी और कठिन लड़ाई पूरी तरह से जीत ली हो। विक्रम रायचंद अपने चिरपरिचित प्रभावशाली अंदाज में अनन्या के साथ खड़े थे। उनकी आंखों में वह संतोष था जिसे उन्होंने पिछले 10 सालों से अपने दिल के किसी गुप्त कोने में सहेज कर रखा था। उन्होंने अनन्या को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया और आज उसे इस शिखर पर देखकर उन्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा और अनमोल उपहार मिल गया था। वे दोनों एक दूसरे के पूरक लग रहे थे। जहां विक्रम की शक्ति और अनन्या की रचनात्मकता ने मिलकर एक नया और अजेय साम्राज्य पूरी तरह स्थापित कर दिया था। मीडिया के कैमरों की फ्लैशलाइट के बीच अनन्या मंच की ओर बढ़ी और उसने अपने पिता की तस्वीर के सामने एक दिया जलाकर इस भव्य समारोह की औपचारिक और गरिमापूर्ण शुरुआत की। उसने महसूस किया कि उसके पिता का आशीर्वाद आज भी उसके साथ है और उनकी आत्मा को वह इनाका अपने समारोह की औपचारिक और गरिमापूर्ण शुरुआत की शांति मिल गई होगी जिसकी वे हमेशा से हकदार थे। पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया था और हर किसी की आंखों में अनन्या के प्रति बहुत गहरा सम्मान और उसकी अटूट बहादुरी की प्रशंसा साफ दिखाई दे रही थी। अनन्या ने माइक्रोफोन संभाला और बहुत ही स्थिर स्वर में अपनी यात्रा के बारे में बात की, जिसमें उस बारिश भरी रात का भी जिक्र था जिसने उसे पूरी तरह बदल दिया। उसने बताया कि कैसे एक अजनबी की मदद और उसके अपने अटूट संकल्प ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया जहां से वह अब दूसरों की मदद कर सकती थी। उसकी बातों ने वहां मौजूद हर व्यक्ति के दिल को गहराई से छू लिया और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि ईमानदारी की जीत हमेशा अंततः निश्चित ही होती है। यह इमारत केवल मेरा सपना नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है जिन्हें समाज ने कभी न कभी बेसहारा समझकर ठुकरा दिया था। अनन्या ने गर्व से कहा। उसने घोषणा की कि रायचंद ग्रुप के सहयोग से वह अब एक ऐसी संस्था शुरू करेगी जो अनाथ बच्चों की शिक्षा और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए पूरी तरह समर्पित होगी। यह सुनकर हॉल में मौजूद लोगों ने खड़े होकर अनन्या का अभिवादन किया, जो उसके व्यक्तित्व की महानता का एक अटूट प्रमाण था। समारोह के बाद विक्रम अनन्या को इमारत की सबसे ऊंची मंजिल पर ले गए, जहां से पूरा मुंबई शहर और विशाल अरब सागर एक बहुत ही सुंदर चित्र की तरह दिखाई दे रहा था। ठंडी समुद्री हवा ने अनन्या के बालों को छुआ और उसने अपनी आंखें बंद करके उस परम सुख और शांति को महसूस किया जो उसे सालों बाद मिली थी। विक्रम उसके पास खड़े थे और उन्होंने धीरे से उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया, जिससे अनन्या को एक नई और सुखद सुरक्षा का एहसास हुआ। 10 साल पहले मैंने तुम्हें एक वादा किया था और आज वह वादा पूरी तरह से पूरा हो गया है। तुम अब आजाद हो, अनन्या, विक्रम ने बहुत ही भावुक होकर कहा। अनन्या ने उसकी ओर देखा और महसूस किया कि विक्रम ने न केवल उसकी रक्षा की थी, बल्कि उसने उसे खुद पर विश्वास करना भी सिखाया था। उसने विक्रम को धन्यवाद दिया, लेकिन विक्रम ने कहा कि यह उसकी अपनी ताकत थी जिसने उसे आज इस ऊंचाई तक पहुंचाया है और उसे गौरवान्वित किया है। शाम की हल्की रोशनी में विक्रम ने अपनी जेब से एक बहुत ही सुंदर और दुर्लभ हीरे की अंगूठी निकाली और अनन्या के सामने घुटनों के बल बैठकर उसे प्रस्ताव दिया। यह कोई व्यावसायिक समझौता नहीं था, बल्कि 2 आत्माओं का मिलन था जिन्होंने समय की कसौटी पर अपनी वफादारी और प्रेम को पूरी तरह से साबित किया था। अनन्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने बिना एक पल की देरी किए हाँ कह दिया, जिससे उनके जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, पूरे शहर की लाइटें जल उठीं और ऐसा लगा जैसे कायनात भी उनकी इस अटूट मोहब्बत और बड़ी जीत का जश्न बहुत ही भव्य तरीके से मना रही हो। मालिनी और खन्ना अब अतीत की कड़वी यादें बन चुके थे, जो जेल की कालकोठरी में अपने किए की सजा भुगत रहे थे और गुमनाम हो गए थे। अनन्या और विक्रम का भविष्य अब सूरज की पहली किरण की तरह उज्ज्वल, स्थिर और नई संभावनाओं से पूरी तरह से भरा हुआ दिख रहा था। 1 साल बाद अनन्या और विक्रम का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। वे अब न केवल व्यापारिक साझीदार थे बल्कि एक खुशहाल वैवाहिक जीवन भी बिता रहे थे। अनन्या ने अपनी संस्था के माध्यम से सैकड़ों गरीब बच्चों को नई दिशा दी थी और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में बहुत बड़ी सफलता हासिल की थी। विक्रम ने भी अपने का साथ अलग अलग आजा के गरीब नहीं देखा था।
साम्राज्य का विस्तार किया था। लेकिन अब उसकी प्राथमिकता व्यापार से ज्यादा उसका परिवार और अनन्या की खुशी बन चुकी थी, जो अनमोल थी। अनन्या की सौतेली मां मालिनी ने जेल के अंदर ही दम तोड़ दिया था। उसकी मौत गुमनामी और अकेलेपन में हुई, जो उसकी अपनी ही लालच का एक भयानक और उचित परिणाम था। खन्ना भी मानसिक रूप से टूट चुका था और अब उसके पास कोई भी अपना नहीं बचा था जो उसकी मदद कर सके या उसे सांत्वना दे सके। बुराई का अंत हमेशा ऐसा ही होता है, जहां सत्ता और धन भी इंसान को उसके कर्मों की सजा से कभी नहीं बचा सकते और न्याय होता है। रायचंद एस्टेट अब खुशियों और हंसी से गूंजता रहता था, जहां अनन्या अक्सर उन बच्चों के साथ समय बिताती थी जिनकी उसने मदद की थी और उन्हें प्रेरित किया था। उसने एक किताब भी लिखी जिसमें उसने अपने संघर्ष और विक्रम के उस 10 साल के लंबे इंतजार की पूरी कहानी को बहुत ही विस्तार से दर्ज किया। यह किताब युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई थी, जिसने उन्हें मुश्किलों में हार न मानने और सच का साथ देने की नई ताकत प्रदान की। एक दिन अनन्या ने उस पुरानी कार को देखा जिसने उसे उस तूफानी रात में बचाया था, और उसने मुस्कुराते हुए उन यादों को फिर से ताज़ा किया जो उसे यहाँ लाई थी। उसे एहसास हुआ कि जीवन में हर ठोकर हमें कुछ बड़ा सिखाने के लिए आती है और हर दर्द के बाद एक नया सवेरा निश्चित रूप से आता है। उसने विक्रम की ओर देखा जो बगीचे में बच्चों के साथ खेल रहा था, और उसका दिल कृतज्ञता और असीम शांति से पूरी तरह से भर गया था। द स्काईलाइन अब केवल एक इमारत नहीं थी, बल्कि यह मुंबई की शान बन चुकी थी, और यहाँ दुनिया भर के बड़े वास्तुकार इसकी जटिल और सुंदर डिजाइन का अध्ययन करने आते थे। अनन्या को कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार विक्रम का प्यार और उसके पिता का नाम रोशन होना ही था। उसने साबित कर दिया था कि एक अकेली महिला भी अगर ठान ले तो वह बड़े से बड़े भ्रष्ट साम्राज्य को पूरी तरह नष्ट कर सकती है। कहानी का अंत वहां हुआ जहां से यह शुरू हुई थी, उसी गेट के पास जहां अनन्या को कभी बेइज्जत करके बाहर निकाला गया था। लेकिन अब वह वहां की स्वामिनी थी। उसने उस घर को एक कला केंद्र में बदल दिया था, जहां कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते थे और समाज को नई दिशा दे सकते थे। हर कोई अनन्या के इस फैसले की सराहना करता था, क्योंकि उसने नफरत की जगह केवल प्यार और सृजन को बढ़ावा देने का फैसला किया था। विक्रम और अनन्या अक्सर शाम को समुद्र के किनारे टहलते हुए अपने भविष्य के नए सपनों को बुनते थे और एक दूसरे के विचारों को बिना कहे ही समझ लेते थे। उनका रिश्ता अब अटूट हो चुका था और वे जानते थे कि आने वाली कोई भी चुनौती उन्हें कभी शाम को पत्ती ने एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगी और न ही कमजोर करेगी। यह एक ऐसी प्रेम कहानी थी जिसने समय, दूरी और दुश्मनों की हर चाल को मात देकर अपनी पवित्रता और सच्चाई को पूरी तरह बरकरार रखा था। पूरे भारत में अनन्या को आयरन लेडी के नाम से जाना जाने लगा था, जिसने न केवल व्यापार की दुनिया में बल्कि सामाजिक न्याय के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी थी। उसकी कंपनी अब नई ऊंचाइयों को छू रही थी और उसने दुनिया के कई देशों में अपनी शाखाएं खोल ली थीं जो ईमानदारी से चलती थी। अनन्या की सफलता उन सभी महिलाओं के लिए एक मशाल बन गई थी जो अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहती थीं और जीतना चाहती थीं। अंतिम दृश्य में अनन्या और विक्रम अपने नन्हे बेटे के साथ अपने घर की बालकनी में खड़े होकर उगते हुए सूरज को देख रहे थे, जो एक नई पीढ़ी के आगमन का प्रतीक था। उनका बेटा उन्हीं मूल्यों के साथ बड़ा हो रहा था जो अनन्या और विक्रम ने अपने कड़वे अनुभवों और संघर्षों से बहुत मेहनत के बाद सीखे और अपनाए थे। जीवन का चक्र अब अपनी पूरी खूबसूरती के साथ चल रहा था, जहां अंधेरे का नामोनिशान तक अब कहीं भी नहीं बचा था। यह कहानी केवल एक बदले की नहीं थी, बल्कि यह न्याय, धैर्य और उस अटूट विश्वास की थी जो हर इंसान के भीतर मौजूद होता है और उसे रास्ता दिखाता है। अनन्या और विक्रम ने साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो और इरादे मजबूत हों तो भगवान भी आपकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आता है।
उनकी यह दास्तान आने वाली पीढ़ियों को हमेशा यह याद दिलाती रहेगी कि प्यार और सच्चाई ही दुनिया की सबसे बड़ी और अजेय शक्तियां हैं।